तो नेक्स्ट आर्टिकल है अम्ल, क्षार तथा लवण के जलीय विलयनों में धन तथा ऋण आवेशों द्वारा, धन तथा ऋण आयनों द्वारा, धन तथा ऋण धन तथा ऋण आयनों द्वारा वैद्युत चालन। ये नेक्स्ट आर्टिकल है कि अगर लवण का हो गया या किसी क्षार का हो गया या फिर अम्ल का हो गया, अगर इसका जलीय विलयन बनाया जाए तो ये जो जलीय विलयन होता है ये वैद्युत का सुचालक होता है। ठीक है ना। अब फैराडे ने जो है यहीं से वैद्युत अपघटन, यहाँ से जो आर्टिकल आप पढ़ोगे वो है भाई वैद्युत अपघटन। नाम सुना हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस। वैद्युत अपघटन का नाम सुना है तो आप लोगों ने सुना हुआ है। तो क्या होता है कि अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि कोई भी चालक जो है, अगर कोई धातु है भाई, ठीक है ना, तो उससे वैद्युत का चालन हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि 1834 में फैराडे का नाम सुना हुआ। कौन था फैराडे? कौन था? फैराडे एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना। तो 1834 में फैराडे ने देखा कि अगर हम किसी अम्ल के, कि जो अम्ल है या क्षार है या लवण है, और इनका हम जलीय विलयन बनाए भाई, जलीय विलयन बना दें तो ये वैद्युत का सुचालक होता है, वैद्युत चालन हो सकता है। तो इससे वैद्युत चालन होता है इसमें। अब बात ही आई, इससे पहले आपने जो भी पढ़ा हुआ है कि वैद्युत चालन हमेशा आवेश द्वारा होता है, ठीक है। तो आवेश, चूंकि इसमें आवेश तो थे नहीं, तो यहाँ पे फैराडे ने देखा कि इसमें वैद्युत चालन कैसे होता है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं दिखेगी क्योंकि जलीय विलयन है, ठीक। तो उसने कहा कि इसमें क्या हो रहा है कि जो अम्ल, क्षार और लवण है, इसके जलीय विलयन में अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं भाई, तो ये वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हो रहा है कि ये अपने आयनों में टूट रहा है, ठीक है, धन और ऋण आयनों में। अगर हम इस जलीय विलयन में, इसके जलीय विलयन में यदि हम वैद्युत धारा प्रवाहित करें, वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये अपने आयनों में टूट रहा है, आयनों में विघटित हो रहा है, ठीक है ना। और आयनों में विघटित हो रहा है यानी कि यहाँ पे हमें मिल रहे हैं धन तथा ऋण आयन। यहाँ पे हमें मिलेंगे धन आयन और ऋण आयन, ठीक। और ये धन आयन और ऋण आयन ये वैद्युत चालन के लिए उत्तरदायी है भाई। तो अम्ल, क्षार और लवण में एक्चुअल में वैद्युत चालन के लिए कौन उत्तरदायी है? वैद्युत चालन के लिए उत्तरदायी है ये आयन। और ये आयन कैसे टूटे, ये आयन कैसे प्राप्त हुए? आमतौर पे क्या होगा, अम्ल, क्षार और लवण में अगर आप जल पानी मिला दो, ठीक है ना, तो वो जो है डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन वो अपने आयनों में नहीं टूटेगा। लेकिन जब आप उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसको बोलते हैं वैद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो ये वैद्युत धारा, इस वैद्युत धारा का एक रासायनिक प्रभाव है भाई, रासायनिक, वैद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है जो कि किसी भी अम्ल, क्षार और लवण के जलीय विलयन को किसमें तोड़ दे रहा है? किसमें तोड़ दे रहा है? आयनों में तोड़ दे रहा है। और इस रासायनिक प्रभाव को बोलते हैं वैद्युत अपघटन। इस रासायनिक प्रभाव को क्या बोलते हैं कि जब किसी, ध्यान से सुनो, कि अगर किसी लवण, क्षार या अम्ल के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपने आयनों में विघटित हो जाता है। परिभाषा ये है,
ठीक है ना। आयनों में विघटित होने की इस घटना को वैद्युत अपघटन बोलते हैं। और इस पूरे जो वैद्युत धारा, जो ये रासायनिक प्रभाव है भाई किसका, वैद्युत धारा के इस रासायनिक प्रभाव को बोलते हैं वैद्युत अपघटन। और इस पूरी क्रिया को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, तो ये वैद्युत अपघटन होता है। अब होता है क्या, देखो कि हम एक बर्तन लेते हैं, सिंपल सा एक बर्तन लेते हैं, ठीक है। इस बर्तन में हम क्या करते हैं कि वो पदार्थ भरते हैं, ये जो पदार्थ है ये क्या है भाई, या तो अम्ल या क्षार या लवण, और इसका जलीय विलयन है भाई। अब देखो आमतौर पे क्या होता है कि अम्ल और क्षार तो आपको किसमें मिलेंगे, द्रवावस्था में मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन लवण क्या मिलेगा आपको, क्रिस्टलीय अवस्था में मिलेगा या ठोस अवस्था में मिलेगा। तो चूंकि हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो इसको लिक्विड स्टेट में आना जरूरी है, और इसलिए इसमें जलीय विलयन बनाया जाता है इसका, यानी पानी मिला के इसका क्या बनाते हैं, विलयन। तो ये अम्ल क्षार और लवण का जलीय विलयन है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत, अब बात समझ में आ गई वैद्युत अपघट्य क्या हुआ। वैद्युत अपघट्य जो है वो पदार्थ है या वो विलयन है, अम्ल क्षार और लवण का वो विलयन है जिसका कि वैद्युत अपघटन होना है, जिसको कि अपने आयनों में टूटना है। बात समझ में आ गई, ये वैद्युत अपघट्य हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें दो रॉड डालते हैं, दो प्लेटें, इसको प्लेटें बोलते हैं। इस समय वैद्युत, इसमें हम वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं ना, तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमें, आप जानते हैं, दो इलेक्ट्रोड चाहिए, एक धन और एक ऋण। और इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच में हम क्या करते हैं, इस जो इलेक्ट्रोड हैं ये सिंपली तांबे की या कार्बन की छड़ें होती हैं, ठीक है ना। इनको जिसको हम प्लेटें बोल रहे हैं इस समय, तो ये तो कार्बन की प्लेट हो सकती है, तांबे की प्लेट हो सकती है, या फिर किसी और धातु की प्लेट हो सकती है। और इसके बीच में हम एक सेल जोड़ देते हैं। ये क्या कर दिया, ये वैद्युत ई लिख देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। एक बैटरी जोड़ देते हैं, तो बैटरी का जो ऋण सिरा है भाई, ये ऋण सिरा है, और ये क्या हो गया, ऋण धन सिरा। इसको बोलते हैं कैथोड, CATHOD। ये क्या है, और दूसरे वाला जो प्लेट है उसको बोलते हैं एनोड। आप लोगों ने एनोड और कैथोड का नाम सुना हुआ है। एनोड जो है, एनोड जो है वो प्लेट होती है जिससे कि वैद्युत धारा इस विलयन में प्रवेश करती है। एनोड से वैद्युत धारा विलयन में प्रवेश करेगी, विलयन में प्रवेश करती है। और कैथोड से वैद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है, विलयन से एनोड से प्रवेश करती है, तो वो धन प्लेट बोलते हैं इसको, या एनोड बोलते हैं। और इससे तो वैद्युत धारा प्रवेश करेगी और कैथोड से क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो आपको यहाँ पे आपने वैद्युत अपघट्य क्या होता है आपको क्लियर हो गया। वैद्युत अपघट्य का मतलब वो पदार्थ जिसका वैद्युत अपघटन होना है। वैद्युत अपघटन क्या होता है, वैद्युत अपघटन जो है वो रासायनिक क्रिया है या वो रासायनिक प्रभाव है वैद्युत धारा का, जिससे कि वैद्युत अपघट्य का वैद्युत अपघटन होता है, राइट। और वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, अब देखो हमारे पास एक बर्तन है भाई, जिसमें हम इस पूरी प्रक्रिया को क्या करेंगे, संचालित करेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए, वैद्युत अपघटन की क्रिया के लिए जो बर्तन यूज में लिया जाता है उस बर्तन को बोलते हैं वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या है, वोल्टामीटर जो है वो बर्तन है जिसमें वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। बात समझ में आ गई, इसको बोलते हैं वोल्टामीटर। ये क्या है, अब होता क्या है कि जब, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा
कि जो परिपथ है भाई, यहाँ पे देखो ये परिपथ है, ये सेल लगा हुआ है इस पे, ध्यान से देखो, लेकिन इन दोनों के बीच कोई कनेक्टिंग वायर नहीं है। इन दोनों के बीच क्या है, कोई कनेक्टिंग वायर है नहीं है। तो होना क्या चाहिए, इस परिपथ में कोई धारा नहीं बननी चाहिए। सेल अगर हम सेल जोड़ दें, ध्यान से देखो, अगर हम किसी परिपथ में सेल जोड़ दें, ठीक है ना, और वो परिपथ टूटा हुआ है, ये परिपथ अभी टूटा हुआ है ना, अगर ये बिलियन ना हो, आप इसको भूल जाओ कि इसमें बिलियन है, तो अगर ये दोनों प्लेटें हैं और इसमें सेल जुड़ा है तो उसमें कोई धारा नहीं बहेगी, परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी, क्योंकि इनके बीच में कोई कनेक्टिंग वायर नहीं है। तो होता क्या है, अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो वैद्युत अपघट्य है ये अपने आयनों में टूटता है, धन और ऋण आयनों, धन आयन और, अब धन आयन हमेशा कैथोड की ओर चलेंगे। धन आयन किधर को चलते हैं, धन आयन मूव करते हैं कैथोड की ओर, क्योंकि कैथोड क्या है, ऋण प्लेट है ना, कैथोड क्या है, तो धन को कौन आकर्षित करेगा, धन को ऋण आवेश आकर्षित करेगा हमेशा। तो धनायन चलते हैं कैथोड की ओर और ऋणायन चलते हैं भाई किसकी तरफ, ऋणायन चलते हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ। अब जब कैथोड और एनोड के बीच में धनायन और ऋणायनों का क्या होता है, आवागमन होता है, तो ये परिपथ अब क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है और इसमें वैद्युत धारा बहने लगती है। तो ये है तुम्हारा वैद्युत अपघटन। अगर सपोज के लिए हमारे पास NaCl का विलयन है भाई, हमारे पास क्या है, या फिर हमारे पास जो है जल का, पानी का और सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन है, ठीक। तो जल का अगर विलयन है, अम्लीय विलयन है, या फिर NaCl है, या फिर CuSO4 है, या फिर AgNO3 है, इसमें वैद्युत अपघट्य में क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास H2O है, इसका अम्लीय विलयन बनाएंगे हम, या फिर AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट, या फिर कॉपर सल्फेट CuSO, कॉपर सल्फेट है, या NaCl है। NaCl तो समझते हो आप लोग, ये सिंपल क्या है, नमक होता है, ठीक है। तो इनका वैद्युत अपघटन, ये सारे ये वैद्युत अपघट्य है, ये सारे वो पदार्थ हैं जो वैद्युत अपघट्य है। और वैद्युत अपघट्य का क्या होगा, वैद्युत अपघटन होगा, और वैद्युत अपघटन के पश्चात ये अपने आयनों में टूटेंगे। आयन जो है, धनायन जो है एनोड की ओर, सॉरी कैथोड की ओर चलेगा, और ऋणायन किधर को चलेगा, एनोड की ओर चलेगा, और इस प्रकार से एनोड और कैथोड के बीच में परिपथ पूरा होगा और वैद्युत धारा इस पूरे परिपथ में बहेगी। तो विलयन के भीतर, ध्यान रहे, विलयन के बाहर नहीं, विलयन के भीतर जो है होता क्या है, यहाँ देखो कि विलयन के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित ऋण सिरे से कैथोड पे पहुंचता है, यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा, ठीक है ना। और अब देखो धनायन जो है किधर को चला, धनायन किधर को चला, कैथोड की ओर चला। तो जैसे ये धनायन यहाँ पे पहुंचता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, इसका आवेश को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। और इस प्रकार से जो धनायन के बाद जो पदार्थ का परमाणु बचेगा वो कहाँ पे जमा हो जाएगा, कहाँ पे जमा हो जाएगा, कैथोड पे जमा हो जाएगा, इस पे जमा होगा। तो जैसे Na पॉजिटिव, NaCl का, NaCl अगर टूटेगा तो किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस। अब Na पॉजिटिव किधर जाएगा, ये कैथोड पे जाएगा, किस पे जाएगा, अब ध्यान से सुनो, इस कैथोड पे गया, तो जैसे ही कैथोड पे ये Na पॉजिटिव पहुंचा, यहाँ से आने वाला इलेक्ट्रॉन, बैटरी के ऋण सिरे से आने वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, Na पॉजिटिव तो क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, करेगा। तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बन जाएगा सोडियम का अणु, किसमें बदल गया, सोडियम के अणु में। तो सोडियम यहाँ पे मुक्त होगी भाई, कैथोड पर क्या होगी, सोडियम मुक्त होगी, होगी। तो ये देखो वैद्युत अपघटन जो है वो रासायनिक शोधन का भी एक तरीका है,
धातुओं को शोधित करने का, धातुओं को उसके विलयन से अलग करने का भी क्या है, तरीका है। जैसे अगर सपोज के लिए CuSO4 का विलयन है भाई, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट अगर टूटेगा तो किस में टूटेगा, Cu प्लस 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 SO4 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, Cu प्लस 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 SO4 नेगेटिव नेगेटिव में टूटेगा, ठीक। तो कॉपर सल्फेट टूटा, अब कॉपर सल्फेट ये किस पे चलेगा, ये किस पे जाएगा, ये किस पे गया, और इसने जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और 2Cu इसमें बदल जाएगा, कॉपर के 2 अणु में बदल गया। तो ये कैथोड पर क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैथोड पर हमेशा धातु मुक्त हुई है, ध्यान रखना, कैथोड पर क्या मुक्त होगी, धातु में मुक्त होंगे। और धातु जो है या तो कैथोड से क्रिया करेगा या फिर धातु कैथोड पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। बात समझ में आई। वैद्युत अपघटन क्या है, वैद्युत अपघट्य क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, इन दोनों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। धन इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोड धन इलेक्ट्रोड होता है, जिससे कि वैद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है, जिससे वैद्युत धारा बाहर निकलती है, वो क्या हुआ, ऋण इलेक्ट्रोड या कैथोड हुआ, ठीक है। और जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अपने आयनों में टूटता है, आयनों में टूटने की घटना को क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। जो पदार्थ आयनों में टूटता है उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं, ठीक है ना। जिस बर्तन में ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है इसको बोलते हैं क्या, वोल्टामीटर। अब वोल्टामीटर भी कई प्रकार के होते हैं, इसको मिटाओ मैं यहाँ। अब क्या होता है कि वोल्टामीटर अगर सपोज के लिए विलयन जो है ये वैद्युत अपघट्य, विलयन इस समय हम विलयन से हमारा मतलब है वैद्युत अपघट्य अगर CuSO4 है भाई, क्या है, तो मुक्त धातु क्या होगी, तो कैथोड पर मुक्त, कैथोड पर कॉपर मुक्त होगा भाई, कैथोड पर क्या होगा। तो इस स्थिति में जो ये वोल्टामीटर है इसको बोलते हैं कॉपर वोल्टामीटर, कॉपर या ताम्र वोल्टामीटर, ठीक है। अगर विलयन में अगर वैद्युत अपघट्य जो है, वैद्युत अपघट्य यदि AgNO3 है सपोज के लिए, सोडियम सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है ना, तो ये कैसे टूटेगा, देखो ये टूटेगा Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव नेगेटिव में, Ag पॉजिटिव प्लस NO3, Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मुक्त धातु क्या होगी, कैथोड पर मुक्त क्या होगी, कैथोड पर मुक्त होगी सिल्वर, ठीक है ना। तो जो वोल्टामीटर होगा इस पूरी प्रक्रिया के लिए जो वोल्टामीटर होगा उसको बोलते हैं सिल्वर वोल्टामीटर, सिल्वर या चांदी का वोल्टामीटर, जो भी बोलना चाहो, सिल्वर वोल्टामीटर। तो जिस धातु का एक्सट्रैक्शन होगा, जिस धातु का शुद्धिकरण होगा, जो धातु हमें कैथोड पे मिलेगी उस धातु के नाम पे उस वोल्टामीटर का हम क्या रख देते हैं, नाम रख देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वैद्युत अपघटन की जो क्रिया होगी उस धातुओं के शोधन की भी एक क्रिया है, ठीक है। धातुओं को हम उसके विलयन से कैसे मुक्त करेंगे उसके लिए भी वैद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। और वैसे ये केमिस्ट्री के आर्टिकल है, ठीक है। फिजिक्स में सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि जो विलयन है, वैद्युत अपघट्य है, उसके भीतर जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो किसके कारण प्रवाहित हो रही है, धन और ऋण आयनों के कारण,
क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये है भाई तुम्हारा वैद्युत अपघटन। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं वैद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे, मैंने शुरू में बोला था कि 1834 में फैराडे ने ये सबसे पहले ये चीजें खोजी थी। ये जो विलियन है उसने ये देखा कि लवणीय विलियन में जो है करंट पास हो रहा है, तो करंट पास कैसे हो रहा है, उसने कहा इसके लिए आवेश वाहक कहाँ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके अंदर वैद्युत प्रवाह के लिए जिम्मेदार कारक क्या है। तो उसने बाद में अपनी खोज में बताया कि इसके लिए विलियन में आवेश वाहन के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो धनायन और ऋणायन, ठीक है। और उसके बाद ये पता लगा कि धनायन और ऋणायनों से भी वैद्युत का प्रवाह हो सकता है, क्योंकि वो भी आवेशित कण है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है उसी प्रकार से धनायन और ऋणायन भी क्या है, आवेशित कण है। तो ये वैद्युत अपघटन है। अब हमारे पास फैराडे ने इसको और आगे बढ़ाया और फैराडे के दो नियम आते हैं, मैं इसको मिटा दूं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, और ये काफी पूछी जाती है एग्जाम में, ये तुम्हारे पास है फैराडे के नियम। हेडिंग बनाओ, वैद्युत अपघटन से संबंधित चौक कहाँ है, चौक का डब्बा दिखा, ठीक है। वैद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे के नियम। वैद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे के नियम, ठीक है। और फैराडे ने वैद्युत अपघटन के दो नियम दिए भाई। प्रथम नियम, वैद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे के दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम के नाम से इसको जाना जाता है। एक को बोला जाता है फैराडे का प्रथम नियम, दूसरे को बोला जाता है फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे का हम चलते हैं प्रथम नियम पे। फैराडे का प्रथम नियम बड़ा आसान है और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। फैराडे ने क्या किया कि अलग अलग धातुओं का एक्सट्रैक्शन किया, अलग अलग विलयन बनाए, ठीक है ना, और देखा कि कितनी मात्रा कैथोड पर क्या हो रही है, मुक्त हो रही है, किसी पदार्थ की या किसी भी तत्व की कितनी मात्रा पदार्थ में मुक्त हो रही है, और हमने उसमें कितना आवेश प्रवाहित किया, उनके बीच संबंध स्थापित किया किसने, फैराडे ने। तो फैराडे जो का पहला नियम है वो संबंध स्थापित करता है इलेक्ट्रोड पर मुक्त द्रव्यमान, मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान और तथा प्रवाहित विद्युत आवेश, द्रव्यमान m और मुक्त आवेश क्या है, प्रवाहित आवेश क्या है, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है। इनके बीच जो संबंध है वो क्या है, फैराडे का पहला नियम। और फैराडे का पहला नियम बोलता है, देखो कि जब हम किसी वैद्युत अपघट्य में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ध्यान से सुनो, फैराडे का पहला नियम क्या है कि जब हम किसी वैद्युत अपघट्य में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान m, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान m उसमें प्रवाहित विलयन में प्रवाहित कुल वैद्युत आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर हम विलयन में ज्यादा आवेश प्रवाहित करेंगे तो वैद्युत धारा क्या होगी, मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा। कम धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, कम होगा। आप चाहो तो नोट करना चाहो तो कर लो कि फैराडे का पहला नियम बोलता है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित वैद्युत आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर।
m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं, माना किसी विद्युत अपघट्य में आई एम्पियर की धारा t सेकंड तक प्रवाहित कर, t सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है भाई। प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो m द्रव्यमान मुक्त हुआ है। ठीक है, तो फैराडे के प्रथम नियम से, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम बोलते हैं m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, m सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती होगा किसके, q के, और m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q का मान होता है भाई I इंटू टी, आप जानते हैं। q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी, ये आप जानते हैं। I इक्वल टू क्या होता है q बटे टी। और इस प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, कल बताया था, और इस प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा। ठीक है ना, तो I इक्वल टू q अपॉन टी, तो q इक्वल टू I इंटू टी। तो m इक्वल टू, यहाँ से एक कांस्टेंट लेते हैं ZIT, समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये समानुपाती नियतांक है भाई। ये क्या है, समानुपाती नियतांक, जहाँ स्मॉल z है, ध्यान रहे, समानुपाती नियतांक है, यह एक नियतांक है, इसको हम समानुपाती नियतांक भी कह सकते हैं। समानुपाती नियतांक है जिससे मुक्त हुए पदार्थ का, ध्यान रहे भाई, किसका, मुक्त हुए पदार्थ का, मुक्त हुए पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, ध्यान से देखो, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं ECE कहते हैं, जिससे पदार्थ का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है, कहते हैं या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई चीज आई, m इक्वल टू ZIT। m बराबर क्या होता है, m बराबर यहाँ से हो गया, सॉरी, z बराबर क्या हो गया भाई, m अपॉन IT, m अपॉन, ये आप कह सकते हैं z इक्वल टू m अपॉन Q, m अपॉन, तो जो z का मात्रक होगा, z का मात्रक, m का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ, किलोग्राम, और पर कूलम। जो भी नई भौतिक राशि आती है हमेशा उसका मात्रक नोट कर लो, ठीक है ना। तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम पर कूलम, और इसकी विमा भी हमेशा निकाल के रखो। इसकी जो विमा होगी, देखो भाई, किलोग्राम का तो m हो गया, ठीक है, और बट्टे में कूलम यानी कि I इंटू टी, एम्पियर और सेकेंड, तो ये इसकी जो विमा हो गई फाइनली MT माइनस 1 A माइनस 1, MT माइनस 1 A माइनस, ठीक है। अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, समीकरण, अगर हम इसी समीकरण में देखें, समीकरण फर्स्ट मैंने कहाँ पे बना रखी
समीकरण फर्स्ट में यदि I बराबर हम 1 एम्पियर रखें भाई और t बराबर 1 सेकेंड रखें, t बराबर कितना, तो m z किसके बराबर हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा m। z किसके बराबर हो गया, z बराबर m हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ से हम z की परिभाषा निकाल सकते हैं भाई कि किसी भी पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक वह द्रव्यमान है या उस द्रव्यमान के बराबर होता है जो कि उस पदार्थ के वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर कहाँ पे मुक्त होता है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है। फिर से रिपीट करो, किसी भी पदार्थ का जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है उस द्रव्यमान के बराबर होता है जो कि उस पदार्थ के वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर कहाँ पे मुक्त होता है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई नहीं आई, आ गई। तो ये है भाई फैराडे का पहला नियम। और उदाहरण के लिए चांदी का जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, चांदी के लिए जो Z का मान होता है, देखो चांदी के लिए चांदी का जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, चांदी का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z बराबर होता है 1.118 इंटू 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम पर कूलम। चांदी का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना है, 1.118 इंटू 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम पर कूलम। यहां से हम एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं। मैं मिटा दूं इधर, फैराडे के पहले नियम से हम एम्पियर को परिभाषित करते हैं। वैसे एम्पियर की परिभाषा किससे दी जाती है, एम्पियर की परिभाषा जो है वो आई निर्वात में स्थित दो समांतर तारों के बीच लगने वाले तारों की एकांक लंबाई के बीच लगने वाले बल से दी जाती है, ठीक है ना, प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल से दी जाती है। लेकिन यहाँ पर हम एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं, एम्पियर की। और ये परिभाषा भी एम्पियर की जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के आधार पर हम किसको परिभाषित कर रहे हैं, तो क्या, जब हम AgNO3 के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में या चांदी के वैद्युत अपघट्य में, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट नहीं भी लिखना चाह रहे तो चांदी के वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक, 1 एम्पियर की धारा कितना सेकंड तक, 1 सेकंड तक, या 1 एम्पियर की धारा नहीं, चांदी के विलयन में वैद्युत धारा, क्योंकि हमें 1 एम्पियर को तो परिभाषित करना है। चांदी के विलयन में कोई वैद्युत धारा अगर हम 1 सेकंड तक क्या करें भाई, प्रवाहित करें। ध्यान से सुनो, अगर हम चांदी के विलयन में वैद्युत धारा, कोई वैद्युत धारा, उसका मान हमें मालूम नहीं है, 1 सेकंड तक प्रवाहित करें, और जो मुक्त चांदी है भाई, कैथोड पर मुक्त चांदी या फिर इलेक्ट्रोड पर मुक्त चांदी का द्रव्यमान, इलेक्ट्रोड पर मुक्त चांदी का जो द्रव्यमान है वो 1.118 इंटू 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम है। तो प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ये एक एम्पियर की परिभाषा है। प्रवाहित धारा कितनी होगी। अब अगर आप अपने कॉपी में लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है
यहाँ से चलो, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो कि किसी चांदी के विलयन में या चांदी के वैद्युत अपघट्य में 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर कितने किलोग्राम 1.118 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम चांदी मुक्त करती है। लिखना चाहोगे? लिखो, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, जो कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उससे 1.118 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम चांदी मुक्त कर सकती है या मुक्त कर सके। उससे 1.118 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम चांदी मुक्त करती है या मुक्त कर सकती है या मुक्त कर सकता है, जो भी लिखना चाहो, मुक्त कर सके लिख दो। ठीक है, तो ये एम्पियर की सर्वमान्य परिभाषा है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है परिभाषा कि अगर आपको एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर को परिभाषित करना है, कहीं परिभाषा आ गई, ठीक है ना, और आप इस परिभाषा को लिख देते हो कि 1 एम्पियर वो वैद्युत धारा है जो कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर 1.118 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम चांदी मुक्त करती है। वो वैद्युत धारा कितनी होती है? 1 एम्पियर। तो फैराडे का पहला नियम हो गया, ध्यान दो क्या क्या चीज हो गया। फैराडे का पहला नियम हो गया, ठीक है, वैद्युत अपघटन हो गया, वैद्युत अपघटन के साथ वैद्युत अपघट्य हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ये हो गया। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, वैद्युत अपघट्य क्या होता है, वोल्टामीटर क्या होता है, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फैराडे का दूसरा नियम कल बताएंगे, ठीक है।